जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है वीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल। दोस्तों, हमने कर ली थी गुजर प्रतिहार, हमारा टॉपिक चल रहा था और हमने बात कर ली थी नागभट्ट प्रथम तक। मंडोर के प्रतिहारों की लगभग लगभग मैंने सभी चर्चा कर दी थी। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में अब हम उज्जैन के प्रतिहार और कन्नौज के प्रतिहार की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बात वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ी थी। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, ये बहुत बुरी बात है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उज्जैन के प्रतिहार, कन्नौज के प्रतिहार। मैंने बात की थी पिछले वीडियो के अंदर, नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन के अंदर प्रतिहारों की एक नई शाखा की स्थापना कर दी थी। और उज्जैन के जो प्रतिहार हैं उसके अंदर जो राजा बन रहा है वो देवराज बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं देवराज से। जो देवराज है हाँ, तो दोस्तों हम बात करेंगे उज्जैन के प्रतिहारों की। उज्जैन के प्रतिहार, और दोस्तों इसी को कह लो कन्नौज के प्रतिहार। कन्नौज के प्रतिहार, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, नागभट्ट प्रथम जो है उसने उज्जैन पर अधिकार करके वहां पर प्रतिहारों की एक नई जो शाखा है उसकी स्थापना कर दी है। और वहां पे जो राजा बन रहा है उसका नाम है देवराज। क्या क्या नाम है उसका? देवराज। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, देवराज, देवराज, ये जो देवराज है दोस्तों, इस देवराज की जो शादी होती है, एक महिला होती है, उसका नाम होता है भूमिका देवी। तो जो महिला होती है उसका नाम क्या होता है? भूमिका देवी। और इन दोनों से जिस संतान की उत्पत्ति होती है उसका नाम है वत्सराज। वत्सराज दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी चर्चा करते हैं अपन। ये जो वत्सराज है, इसका जो शासन काल है वो हम पढ़ेंगे 783 से 795। 783 से 795। तो दोस्तों, वत्सराज जो है वो उज्जैन के अंदर प्रतिहारों का राजा बन जाता है। चलिए इसकी बात करते हैं हम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसकी वो ये है कि जो उदोदन सूरी है, जिसने ग्रंथ लिखी है कुल विलय माला, वो उदोदन सूरी वत्सराज के दरबार में रहा करता था। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो वत्सराज का दरबारी था वो कौन था, या फिर ये क्वेश्चन बन जाता है कि उदोदन सूरी किस शासक के दरबार में रहा करता था या किसका दरबारी था। तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा वत्सराज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। वत्सराज जो है, उदोदन सूरी, उदोदन सूरी, ये किसका दरबारी था? उदोदन सूरी ये वत्सराज का दरबारी था। और इसी उदोदन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कुलवलय माला। इस उदोदन सूरी ने कौन सी ग्रंथ लिखी है? कुलवलय माला, जिसके अंदर ये मरु भाषा का जिक्र करता है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। और जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे राजस्थान के, तब मैं इसकी चर्चा और अच्छे से करूंगा। तो उदोदन सूरी है वो किसके दरबार में रह रहा है? वत्सराज के दरबार में रहता है। ठीक है दोस्तों, अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि वत्सराज ने जालोर के अंदर, जो जालोर है, उस जालोर में प्रतिहारों की नींव डाली थी। ठीक है दोस्तों, तो जालोर जो है उसके अंदर प्रतिहारों की नींव डालने वाला कौन सा राजा है? तो उसका नाम है वत्सराज। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भीनमाल के ऊपर आक्रमण करता है नागभट्ट प्रथम, और वहां पर जो चावड़ों को हरा देता है और उसके बाद में वहां पर खुद की राजधानी स्थापित कर लेता है। तो वहां पर खुद की राजधानी नागभट्ट प्रथम स्थापित कर रहा है, तो जालोर के अंदर प्रतिहारों की नींव वत्सराज कैसे डाल रहा है? ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों। तो इसका जो साधारण सा आंसर है वो ये है दोस्तों कि जो नागभट्ट प्रथम अधिकार करता है वो भीनमाल पे करता है।
जालोर पे आक्रमण नहीं करता है। जालोर पर जो प्रतिहार है उनकी नींव डालता है वो वसराज ही डालता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम आज पढ़ते हैं कि जालोर जो है उसके अंदर भीनमाल पड़ता है, परंतु उस वक्त ये दोनों अलग अलग जगह थी। ठीक है, भीनमाल पर आक्रमण कर रहा है कौन, नागभट्ट प्रथम, और जालोर पर कर रहा है कौन, प्रतिहार, इसका नाम है वत्सराज। भीनमाल को राजधानी बना रहा है नागभट्ट प्रथम, और जालोर पर जो प्रतिहारों की नींव डाल रहा है वो है वत्सराज। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग चीजें, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो जालोर के प्रतिहारों क्या क्या डाल रहा है, नींव डाल रहा है। अब बात करेंगे हम आगे। ये जो वत्सराज था दोस्तों, इसने दो तरह की उपाधि धारण की थी। एक तो इसने जो उपाधि धारण की थी उसका नाम था रणहस्तिनी, और जो इसने दूसरी उपाधि धारण की थी उसका नाम था जयवरा। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं कि वत्सराज ने कौन कौन सी दो उपाधि धारण की थी। तो एक का नाम है रणहस्तिनी, और दूसरी का नाम है जयवरा। तो ये दो तरह की उपाधि कौन धारण कर रहा है, वत्सराज जो है ये दो तरह की उपाधि धारण करता है, रणहस्तिन और जयवरा। इसके बाद हम बात करेंगे, ये जो वत्सराज है इसने ओसिया के अंदर महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप लिख लीजिए कि महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण कौन करवाता है, तो वत्सराज करवाता है। कौन सी जगह करवाता है, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा ओसिया। क्या आता है, महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी के जो मंदिर है उसका निर्माण कौन करवा रहा है, वत्सराज करवा रहा है। कहां करवा रहा है, ओसिया में। महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवा रहा है, इसका मतलब जैन धर्म से प्रभावित है। समझना दोस्तों, कोई भी राजा किसी भी धर्म के मंदिर का प्रचार इसलिए करता है तो उससे प्रभावित होता है, या वो सही शुरू है, सभी धर्मों को समान लेके जाना चाहता है। तो ये दो चीजें निकल के आती है। परंतु हम ये इतना कह सकते हैं कि इसने महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया, तो कहीं ना कहीं जैन धर्म से प्रभावित रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करा लिया दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, वत्सराज के समय कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, कन्नौज उस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही थी। अच्छी उसके अंदर सभी सुविधाएं थी, अच्छा आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका, इसका अच्छी वो कृषि प्रधान देश था, बढ़िया उसमें से नदियां बहती थी। तो एक तरह से वो शासन करने के लिए, सुशासन के लिए बहुत अच्छी जगह थी। तो इस कारण से जितने भी उस वक्त के राजा हुए हैं वो सब कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। तो उसमें से प्रतिहार राजा वत्सराज भी है जो कन्नौज पर अधिकार करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ये तीन व्यक्तियों के बीच में होता है, या तीन जो राजवंशों के बीच में होता है। चलिए इसकी चर्चा करते हैं किस किस के बीच में होता है। और जो कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो वत्सराज के टाइम पे पढ़ना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि वत्सराज ने ही उस संघर्ष की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, चलो नोट डाउन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैं एक जगह बना देता हूँ। सपोज करो ये कन्नौज है, तो कन्नौज के पूर्व में जो राजवंश राजन का जो राज कर रहा है उसका नाम है पाल वंश। बेसिकली बिहार के अंदर, और इसका जो राजा बना हुआ है इस टाइम में बना हुआ है धर्मपाल। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में जो है वो है गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज के जो पश्चिम में जो राजवंश राज कर रहा है उसका नाम है गुर्जर प्रतिहार, और इस वक्त इसका जो राजा बना हुआ है वो है वत्सराज। और दक्षिण में उस वक्त शासन था राष्ट्रकूट का, और राष्ट्रकूटों में जो शासन बना हुआ था उसका नाम था ध्रुव। ठीक है दोस्तों, अब क्या है सुनिए दोस्तों, तो वत्सराज जो है वो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आता है। उस वक्त कन्नौज पर जो अधिकार था वो था धर्मपाल का। पाल वंश का जो शासक था वो धर्मपाल था, उसका शासन था कन्नौज के ऊपर। तो वत्सराज जो है वो धर्मपाल से युद्ध करता है और धर्मपाल को युद्ध में पराजित कर देता है, और क्या करता है, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद में क्या होता है, जब राष्ट्रकूट जो शासक है ध्रुव, उनको पता चलता है कि कन्नौज नाम की कोई जगह है और वो इतनी उपजाऊ है, इतनी अच्छी है, और वहां पे अच्छे से शासन चलाया जा सकता है। तो जो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव है वो भी आक्रमण करने के लिए आता है कन्नौज के ऊपर। अब चूंकि कन्नौज पर वत्सराज का अधिकार हो चुका है
वत्सराज ने धर्मपाल को हरा दिया है। तो जो ध्रुव है राष्ट्रकूट शासक, उसका जो सीधा सीधा युद्ध होएगा वो किससे होता है? वत्सराज से होता है। और वत्सराज जो है वो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से युद्ध हार जाता है, और जो कन्नौज है उसके ऊपर फिर राष्ट्रकूट जो शासक है ध्रुव, उसका अधिकार हो जाता है। दोस्तों यहाँ से शुरू होती है त्रिपक्षीय, कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसकी शुरुआत होती है। दोस्तों ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है लगभग 135 या मैं ये कहूँ 140, हम राउंड फिगर है तो लगभग 150 साल के समथिंग ये त्रिपक्षीय संघर्ष है वो चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके टाइम पे हो रही है? तो वत्सराज के टाइम पे हो रही है। तो ये चीज भी नोट डाउन कर लीजिए कि वत्सराज के टाइम पे क्या हो रही है? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो रही है, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष। संघर्ष की क्या होती है? शुरुआत। ठीक है दोस्तों, कन्नौज के जो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है, सबसे पहला जो युद्ध होता है वत्सराज और धर्मपाल के बीच में होता है। यहाँ नोट डाउन कर लो, पहला जो युद्ध होता है वो वत्सराज वर्सेस धर्मपाल के बीच में होता है। इसके अंदर धर्मपाल हार जाता है और वत्सराज वत्सराज जीत जाता है, और कन्नौज पर अधिकार कौन कर लेता है? वत्सराज कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। परंतु बाद में ध्रुव आता है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, जो वत्सराज से युद्ध करता है और वत्सराज को हरा देता है और खुद जीत जाता है, और कन्नौज पे क्या कर लेता है? कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। तो दोस्तों ये दो चीजें थी जो हमें जाननी थी वत्सराज के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुर्जर प्रतेरव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दो वत्सराज दो युद्ध करता है। पहले युद्ध में वो जीत जाता है जिसमें पाल वंश के जो राजा है धर्मपाल उसको हराता है, उसके बाद में स्वयं राष्ट्रकूट जो शासक है ध्रुव उससे हार जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे की। ये युद्ध हो गया कन्नौज पर, और कन्नौज पर अधिकार किसका हो जाता है? राष्ट्रकूट का इस वक्त कन्नौज पर अधिकार हो जाता है। चलिए अब बात करेंगे, एक एक विद्वान हुआ है दोस्तों चौहानों के अंदर, जयानक, और उस जयानक ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। और उस पृथ्वीराज विजय के अंदर जैनक ये कहता है कि जितने भी ये चौहान थे, प्रारंभिक चौहान राजा, गुवक से प्रथम जो भी राजा हुआ है, ये चौहान, ये गुर्जर प्रतिहार क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। गुर्जर प्रतिहार जो है उनके क्या है? सामंत हुआ करते थे। अब जो वत्सराज है दोस्तों, इसके जो समकालीन उस वक्त चौहानों का राजा बना हुआ है उसका नाम है दुर्लभ राज चौहान। तो दुर्लभ राज चौहान किसका सामंत हुआ? वत्सराज का। तो ये भी चीज नोट डाउन कर लीजिए कि चौहानों का कौन सा राजा वत्सराज का सामंत था? तो उसका नाम है दुर्लभ राज चौहान। क्या नाम है उसका? दुर्लभ राज चौहान। दुर्लभ राज चौहान। ये जो दुर्लभ चौहान है ये क्या है? सामंत है। और इसकी जानकारी हमें कौन देता है? इसकी जानकारी हमें जैनक देता है अपने ग्रंथ में, इसका नाम है पृथ्वीराज विजय। इसके लेखक कौन है? जैनक। ठीक है दोस्तों, तो दुर्लभ राज चौहान क्या हो गया? पृथ्वीराज विजय सामंत हो गया किसका? वत्सराज का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था वत्सराज का शासनकाल, और वत्सराज के टाइम पे कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है हमने उसकी चर्चा की। जो देवराज है उसकी पत्नी है भूमिका देवी, उसकी संतान उत्पत्ति होती है वत्सराज के नाम से, वत्सराज राजा बनता है। जो उदुदन सूरी है जिसने कुलवलय माला ग्रंथ की रचना की है, वो वत्सराज के दरबार में रहा करता था। वत्सराज ने जालोर के अंदर प्रतिहारों की एक नई शाखा की स्थापना की थी। वत्सराज के जो समय है उस समय कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या कर ली? इसकी चर्चा कर ली। इसके बाद में दोस्तों हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है नागभट्ट तृतीय की। दोस्तों ये जो वत्सराज है इसकी शादी होती है सुंदर देवी से, और वत्सराज और सुंदर देवी से जिस संतान की उत्पत्ति होती है उसका नाम है नागभट्ट तृतीय।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए नागभट्ट धरती की अब हम चर्चा करेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ आगे। हाँ दोस्तों, अब अगले जो राजा है जिसकी हम चर्चा करेंगे उसका नाम है नागभट्ट द्वितीय। पहले जिसकी हमने बात की थी वो नागभट्ट प्रथम था, यह है नागभट्ट द्वितीय। जो देवराज, देवराज नहीं दोस्तों, वत्सराज, क्या नाम है इसके पिताजी का? वत्सराज। जो वत्सराज व सुंदर देवी, देवी की क्या है? संतान है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों नागभट्ट तृतीय जो है ये बहुत ज्यादा दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये सबसे ज्यादा दान किया करता था और मुझे लगता है शायद ये कर्ण से प्रभावित रहा होगा। इसका ये मानना रहा होगा कि महाभारत काल में कर्ण था जो दानवीर था, दान करता था, और ये जो वर्तमान में काल चल रहा है इसके अंदर मैं करूंगा दान, तो दानवीर कर्ण मैं कहलाऊंगा। फिर दोस्तों इसी कारण से एक प्रशस्ति है ग्वालियर प्रशस्ति, उसके अंदर नागभट्ट द्वितीय को उसकी दानवीरता के कारण कर्ण की उपाधि दी गई है। ये चीज नोट डाउन करने वाली है कि दानवीरता के कारण कर्ण की उपाधि किसको दी गई है? नागभट्ट द्वितीय को दी गई है। किसमें दी गई है? ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया? ग्वालियर प्रशस्ति में इसको कर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? इसको कर्ण कहा गया है। अब बात करेंगे नागभट्ट द्वितीय की उपाधियों की। नागभट्ट द्वितीय ने दो प्रकार की उपाधि धारण की थी, एक तो महाराजाधिराज और एक की थी परम भट्टारक। ठीक है दोस्तों, ये दो इसकी उपाधियां हैं, ये उपाधि भी आप लिख लो, काम आएगी आपके। एक तो परम भट्टारक और क्या, और दूसरी जो उपाधि वो क्या है? महाराज विराज। ये दो उपाधियां हैं, ये दोनों की दोनों उपाधियां कौन धारण कर रहा है? ये दोनों की दोनों जो उपाधियां हैं वे नागभट्ट द्वितीय धारण करता है। इसे तो परम भट्टारक कहा जाता है और जो दूसरा कहा जाता है वो कहा जाता है महाराज विराज। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके, इसने कोई निर्माण वगैरह करवाया क्या? हाँ तो दोस्तों बुचकेला जगह है जोधपुर के अंदर, उसके अंदर इसने विष्णु और भगवान शिव इन दोनों के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये चीज भी नोट डाउन कर लीजिए। जो नागभट्ट द्वितीय है इसने बुचकेला जोधपुर के अंदर इस बुचकेला जोधपुर के अंदर ये शिव और विष्णु दोनों की क्या करवाता है? मंदिरों का निर्माण करवाता है। तो शिव और विष्णु दोनों के मंदिर का निर्माण करवा रहा है। इससे तात्पर्य यह है कि दोनों ही जो जो भगवान है उन पर विश्वास रखता है। तो यहाँ मुझे एक चीज याद आती है कि जिस वक्त दक्षिण भारत में या अन्य जगह पे भगवान विष्णु और शिव इन दोनों के जो अनुयायी थे या भक्त थे और वो आपस में ही लड़ रहे थे कि शिव बड़ा है या विष्णु बड़ा है, ऐसे समय पर जो नागभट्ट द्वितीय है वो दोनों को ही अपना उपासक, मतलब कि दोनों को ही अपना आराध्य मान करके उनके मंदिरों का निर्माण करवा रहा है। ठीक दोस्तों, जैसे हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत के अंदर अलवार नेनार, इनमें ये लड़ाई होती रहती है कि कौन सा धर्म भगवान ज्यादा बड़ा है कौन सा नहीं है, परंतु जो नागभट्ट द्वितीय है ये दोनों को ही समान महत्व देता है और दोनों के ही मंदिर का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि ऐसे बुचकेला जोधपुर के अंदर भगवान शिव और भगवान विष्णु का क्या किया? मंदिर का निर्माण करवाया था। एक इंपॉर्टेंट बात और है दोस्तों, वत्सराज पढ़ाते वक्त मैंने आपको चीज बताई थी कि गुवक प्रथम, उससे पहले के जितने भी शासक थे वो चौहानों और जो प्रतिहारों क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो नागभट्ट द्वितीय के समय पर जो सामंत है वो है गुवक। एक ही चीज नोट कर लेना, चौहान राजा गुवक है, गुवक प्रथम, ये क्या है? सामंत है। किसका सामंत है? नागभट्ट द्वितीय का। हालांकि वो बात अलग है कि गुवक प्रथम ही वो व्यक्ति था, चौहानों का प्रथम व्यक्ति था जिसने ये कह दिया था कि अब मैं किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं स्वतंत्र हूं। मुझे लगता है कि गुवक प्रथम ये समझ गया होगा, जिंदगी भले 4 दिन की हो पर आजादी की हो। 100 साल की जिंदगी जीना वो भी गुलामी में, उस जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जिंदगी भले ही छोटी हो पर वो गरिमा पूर्ण हो। तो मुझे लगता है गुवक इस वाले मत का समर्थन करता होगा। तो यही वो व्यक्ति था जिसने नागभट्ट द्वितीय की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था और ये कह दिया था कि मैं चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा हूँ।
और जब हम चौहान शासक पढ़ेंगे उस वक्त हम ये पढ़ेंगे कि चौहानों का जो प्रथम शासक स्वतंत्र शासक था वो कौन था, तो वो यही गुवक प्रथम था। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। गुवक प्रथम जो है वो सामंत है किसका, नागभट्ट तृतीय का, परंतु इसने बाद में प्रतिहारों के अधीनता मानने से इनकार कर दिया और खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो यहाँ इतना लिखेंगे सामंत। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने किसी चर्चा की, सामंत। अब हम बात करेंगे दोस्तों, नागभट्ट तृतीय आ गया, इसके टाइम में कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है। उस त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर नागभट्ट की जो है वो क्या भूमिका है, चलिए मैं फिर से छोटा सा मैप बना देता हूं। नागभट्ट तृतीय, धर्मपाल, और इधर गोविंद तृतीय। अब दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार है उसका जो राजा बन रहा है उसका नाम है नागभट्ट तृतीय। पाल वंश का धर्मपाल अभी ऐसा का ऐसा ही है, और जो राष्ट्रकूट नीचे जो दक्षिण में राष्ट्रकूट थे उनका जो राजा बन गया वो बन गया गोविंद तृतीय। दोस्तों तृतीय है, ठीक है ना। दोस्तों नागभट्ट का टाइम आप और मेंशन कर लीजिए, नागभट्ट का जो टेन्योर है वो क्या क्या रहा होगा, तो 795 से 833 ईस्वी। 795 से 833 ईस्वी नागभट्ट का क्या रहा है, टाइम रहा है। तो सुनिए दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, जब पिछले जो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था जिसने वत्सराज को हरा दिया था, वो दोस्तों हराने के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। ऐसे में दोस्तों क्या होता है, दक्षिण भारत के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाता है, जिस कारण से जो ध्रुव है राष्ट्रकूट शासक उसको वापस जाना पड़ता है। और वापस जब जो क्या कहते हैं राष्ट्रकूट शासक वापस चला जाता है तो जो कन्नौज है दोस्तों एक तरह से स्वामी विहीन भूमि हो चुकी है, अभी इसका कोई राजा नहीं है। अब प्रतिहारों की युद्ध में भी स्थिति क्षीण हो गई है, तो ये इस स्थिति में नहीं है कि ये कन्नौज पर अधिकार कर ले। तो इस स्थिति का फायदा उठा करके धर्मपाल जो है वो आता है और कन्नौज पर जो ध्रुव राष्ट्र को छोटी सी टुकड़ी छोड़ के जाता है कि तुम इसे अपने अंडर में रखना, उनको हरा देता है और कन्नौज पर क्या करता है, अधिकार कर लेता है। कन्नौज पर अधिकार कर लेता है धर्मपाल शासक, और कन्नौज का राजा बना देता है चक्रायुद्ध को। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, किसको राजा बना देता है, ये चक्रायुद्ध को। दोस्तों जब हम बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे कि कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, उस वक्त आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि चक्रायुद्ध कौन है। अभी मैं ब्रीफली आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि हम गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ रहे हैं और गुर्जर प्रतिहार वंश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम त्रिपक्षीय संघर्ष को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसकी क्या क्या ऐतिहासिकता रही है, उस पर चर्चा ना करके जहां से प्रतिहार इस त्रिपक्षीय संघर्ष में इंक्लूड होते हैं वहां से इसकी चर्चा हमने स्टार्ट की है। क्योंकि दोस्तों जो त्रिपक्षीय संघर्ष है कन्नौज का, वो महत्वता इसलिए रखता है कि गुर्जर प्रतिहारों का है, और गुर्जर प्रतिहारों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसने शुरू किया था, तो उसका नाम है राष्ट्रकूट शासक। चक्रायुद्ध जो है इसके बारे में आप छोटा सा वो ले लीजिए कि दो भाई हुआ करते थे, इंद्रयुद्ध और चक्रायुद्ध। जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो कन्नौज की गद्दी को लेकर के इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है, और इन दोनों भाइयों में जब लड़ाई होती है तो इंद्रयुद्ध जो है क्या कहते हैं, चक्रायुद्ध जो है इसका समर्थन करता है धर्मपाल। धर्मपाल चक्रायुद्ध का समर्थन करता है और चक्रायुद्ध को क्या करता है, संरक्षण देता है, और फिर वहीं से क्या करती है, क्या कहते हैं, चीजें स्टार्ट होती है। चक्रायुद्ध को समर्थन देता है धर्मपाल। तो जो इंद्रयुद्ध है इसका भाई वो चला जाता है वत्सराज के पास में, और वत्सराज इंद्रयुद्ध के कहने पर ही वत्सराज आता है कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए, और फिर जो चीजें हमने बताई वहां से वो स्टार्ट होती है कि वत्सराज की जो लड़ाई है वो धर्मपाल से होती है। ध्यान रखना दोस्तों, जो वत्सराज है वो इंद्रयुद्ध को क्या बना रहा है, राजा बनाता है, परंतु ध्रुव जो है राष्ट्रीय शासक वो हरा देता है और खुद अधिकार कर लेता है। अब जो बाद की बात है वो ये है कि धर्मपाल ने आक्रमण कर दिया कन्नौज के ऊपर और राजा किसको बना दिया, चक्रायुद्ध को। तो जो नागभट्ट द्वितीय है वो किस पे आक्रमण करता है, चक्रायुद्ध पे, और इस चक्रायुद्ध को क्या करता है, युद्ध में हरा देता है। चक्रायुद्ध को जाकर के युद्ध में हरा देता है। चक्रायुद्ध को जैसे युद्ध में हराता है उसके बाद में कन्नौज किसके अंडर में आ जाता है, नागभट्ट द्वितीय के अंडर में आ जाता है। अब नागभट्ट द्वितीय के मन में एक शंका है कि अगर कन्नौज को छोड़कर के वापस गए तो फिर से या तो राष्ट्रकूट शासक या फिर धर्मपाल पुनः आक्रमण करेगा, और धर्मपाल का आक्रमण करना भी स्वाभाविक, बिल्कुल वास्तविक स्वाभाविक है,
क्योंकि चक्रायुद्ध जो है इसके संरक्षण में, और नागभट्ट द्वितीय ने संरक्षण करता जो जो चक्रायुद्ध इस पे आक्रमण कर दिया है, अब संरक्षण करता जरूर आएगा युद्ध करने के लिए। तो धर्मपाल का नागभट्ट द्वितीय से सीधा युद्ध होना तय है। इसलिए नागभट्ट द्वितीय क्या करता है कि मैं काम करता हूँ कन्नौज पर ही रहूंगा, और कन्नौज को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कन्नौज को किसने राजधानी बनाया था। तो कन्नौज जो है उसको राजधानी अगर कोई बनाता है तो वो है नागभट्ट द्वितीय। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कन्नौज को राजधानी कौन बनाता है, तो नागभट्ट द्वितीय बनाता है। ठीक है दोस्तों, कन्नौज को राजधानी बनाकर नागभट्ट द्वितीय वहां शासन कर रहा है। धर्मपाल इतने में युद्ध कर देता है किसके ऊपर, नागभट्ट द्वितीय के ऊपर। तो एक जगह पड़ती है बिहार के अंदर, मुंगेर, जिसे बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है, मुंगेर का युद्ध। इस मुंगेर के युद्ध में, इसे बिहार के युद्ध भी कहते हैं, जो युद्ध होता है वो होता है नागभट्ट द्वितीय वर्सेस धर्मपाल। परंतु दोस्तों नागभट्ट द्वितीय बहुत ही पहुंचा हुआ राजा था, बहुत पावरफुल राजा था, इसके पास बहुत शक्ति रही हुई थी। तो ये क्या करता है, इस युद्ध में धर्मपाल को खदेड़ देता है, धर्मपाल को हरा देता है। तो इस युद्ध में किसकी जीत हो रही है, नागभट्ट द्वितीय की इस युद्ध में जीत होती है। ठीक है दोस्तों, अब नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हरा दिया, और कन्नौज अभी भी नागभट्ट द्वितीय के अंडर में ही है। इसके अंदर अब धर्मपाल हारने के बाद इस विचार करता है कि नागभट्ट द्वितीय को कैसे हराया जाए, कन्नौज किस तरह छीना जाए। तो धर्मपाल को ख्याल आता है कि पिछली बार भी हारा था वत्सराज से, तो मदद की थी ध्रुव ने, जो राष्ट्र शासक है। इस बार भी हारा हूं, और इस बार नागभट्ट द्वितीय हारा हूं, तो इस बार भी मेरी मदद करेगा तो कौन करेगा, राष्ट्रकूट शासक करेगा। तो धर्मपाल सहायता मांगता है किससे, राष्ट्रकूट शासक से। और उस वक्त जो राष्ट्रकूटों का शासक था वो था गोविंद तृतीय। ठीक है दोस्तों, गोविंद तृतीय को दे देता है कोई भी लालच वालच की, आइए कन्नौज पर अधिकार कीजिए, आप तो आप ही के लिए बनी है वो धरती, तो आप सेवक बन जाएंगे आपके, और आपकी सेवा करेंगे। आइए आप आइए तो सही, वहां पे देखिए तो सही कितनी बड़ी जगह है, आपकी तो पैतृक संपत्ति है वो, आपके जो पूर्वज है, आपके जो दादाजी है, पिताजी है, वो तो जीत रखी थी उन्होंने, वो तो वो चले गए थे तब जाकर के मैंने ऐसे छोटी मोटी झड़प करके मैंने तो संभाला है उसको। अब आप आइए, आप संभालिए उनको, आपकी जो पैतृक संपत्ति है कन्नौज को संभालिए आप। और अभी तो वो घुसपैठिया नागभट्ट धरती है वहां पे राज कर रहा है। अब आपकी चीज पे कोई और राज कर रहा है और आप होगी शासन नहीं संभाल रहे, तो गलत बात है ना। तो गोविंद तृतीय क्या करता है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आता है, और गोविंद तृतीय युद्ध करता है किससे, नागभट्ट तृतीय से। ठीक है दोस्तों, एक ही चीज नोट डाउन कर लेना, अब जो युद्ध हो रहा है किस किस के बीच में हो रहा है, गोविंद तृतीय वर्सेस नागभट्ट तृतीय। और इस युद्ध के अंदर गोविंद तृतीय नागभट्ट तृतीय को हरा देता है और खुद राजा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध के अंदर कौन जीत रहा है, गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट शासक है, ये नागभट्ट तृतीय को हरा देता है और खुद क्या करता है, राजा बन जाता है। कहाँ का राजा, तो क्या बनता है दोस्तों, खुद अधिकार कर लेता है, कन्नौज के ऊपर ही अधिकार कर लेता है। देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार जो है, अगर इनको कोई टक्कर दे रहा है इस त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो वह राष्ट्रकूट शासक। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच में ही कड़ी टक्कर हो रही है, और ये दोनों ही बहुत शक्तिशाली राजवंश है, परंतु आपस में युद्ध करते करते इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आपस में लोग युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध करते करते इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। और यही चीज समझना दोस्तों कि गोविंद तृतीय इस युद्ध के अंदर जीत तो जाता है, परंतु इसकी युद्ध में इतनी ज्यादा हानि होती है कि ज्यादा समय तक कन्नौज पर अधिकार करके नहीं रख पाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आगे की। आगे क्या है, एक नागभट्ट प्रथम के बारे में हमें एक चीज पता चलती है, एक ग्रंथ है प्रभाकर चरित। एक ग्रंथ है, कौन सी, प्रभाकर चरित। ये जो प्रभाकर चरित ग्रंथ है, इसकी रचना की थी चंद्रप्रभा सूरी ने। इसकी रचना करता है चंद्रप्रभा सूरी। चंद्रप्रभा सूरी। और ये चंद्रप्रभा सूरी बोलता है प्रभाकर चरित में कि
नागबर द्वितीय ने युद्ध कर लिए और निर्माण कार्य कर लिए, काफी उपाधि भी धारण कर ली। अंतिम समय में नागबर द्वितीय संन्यास मतलब कि जो राजपाट है उसको छोड़ देता है और नागबर द्वितीय कह देता है कि अब मुझे नहीं चाहिए राजपाट, और अपने जो पुत्र है उसको राजपाट संभाल देता है और खुद गंगा नदी में जाकर के समाधि ले लेता है। तो नागबर द्वितीय गंगा नदी में जाकर के समाधि लेता है, ये जानकारी हमें कौन देता है? ये जानकारी हमें देता है चंद्रप्रभा सूरी। अपनी जो ग्रंथ है उसका नाम है प्रभाकर चरित। तो एक चीज नोट डाउन कर लेना कि चंद्रप्रभा सूरी ने प्रभाकर चरित में क्या कहा है कि जो नागबर द्वितीय इसने क्या कर लिया, गंगा में समाधि ले ली, गंगा में समाधि। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी चर्चा नागभट्ट द्वितीय की। मैंने कोशिश की आप लोगों की सारी चीजें पे, नागभट्ट द्वितीय की जितनी भी सारी चीजें हैं उन पर चर्चा कर ले हम। तो मैंने लगभग लगभग जो इसकी जानकारी थी इन सब पे चर्चा कर ली है। नागभट्ट द्वितीय जो है किसकी संतान है? वत्सा सुंदर देवी की। इसका टाइम है 795 से 835। ग्वालियर प्रशस्ति में इसको कर्ण कहा गया है। इसने परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। बुचकिला जोधपुर में शिव और विष्णु भगवान के मंदिरों का निर्माण करवाया है। गुवक प्रथम चौहान जो शासक थे, गुवक उस प्रथम जो इसका सामंत हुआ था। कन्नौज पर अधिक, कन्नौज का जो युद्ध है वो करता है, नाग धर्मपाल को हरा देता है, चक्रा युद्ध को हरा देता है, कन्नौज को राजधानी बना लेता है। मुंगेर बिहार के युद्ध में धर्मपाल को हरा देता है, गोविंद तृतीय से हार जाता है। और चंद्रप्रभा सूरी की ग्रंथ है प्रभाकर चरित, जिसके अंदर हमें क्या कहा गया है कि इसने किसमें समाधि ले ली थी? गंगा में समाधि ले ली थी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले जो राजा बनता है उसकी। इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था इष्टा देवी। तो दोस्तों इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था इष्टा देवी। और इससे जो जिस संतान की उत्पत्ति थी उसका नाम था रामभद्र। इससे जिसकी उत्पत्ति होती है वो है रामभद्र। दोस्तों रामभद्र जो है उसका कार्यकाल ज्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा सा उसका कार्यकाल है, हम उसकी चर्चा ऐसे कर लेते हैं। रामभद्र जो है जो अगला गद्दी में बैठता है, रामभद्र के जो शासन काल में कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं होता है, परंतु एक बात यह है कि धर्मपाल के बाद में जो पाल वंश का शासक बनता है वो बनता है देवपाल। क्या बनता है? देवपाल। देवपाल पाल शासक। देवपाल जो पाल शासक है वो राजा बनता है। ओ सॉरी दोस्तों, राजा बनता है कौन? रामभद्र। रामभद्र। नागभर दत्ती के बाद में जो राजा बनता है उसका नाम है रामभद्र। और रामभद्र जो राजा बन रहा है दोस्तों, देवपाल जो पाल शासक है वो क्या करता है? रामभद्र को हरा देता है। रामभद्र को हरा करके किस पे अधिकार कर लेते हैं? कन्नौज पे। फिर दोस्तों तो रामभद्र का छोटा सा कार्यकाल है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात है कि इससे कन्नौज को राजधानी छीन लेता है कौन? देवपाल। और इसके बाद में दोस्तों जो राजा बनता है ना, रामभद्र के बाद में जो राजा बनता है उसका नाम है राजा भोज। राजा भोज, मिहिर भोज या भोज प्रथम। तो दोस्तों राजा भोज, मिहिर भोज या भोज प्रथम, इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कमी आपको दिखती है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इसमें ये कमी आया, ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का फीडबैक बहुत जरूरी है। तब तक के लिए अब आप लोग पढ़िए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।